हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो चैप्टर जो थे आपके एसएसटी के यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो अपना टॉपिक चल रहा है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक चल रहा है अपना, सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हम हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, इतिहास वाला, उसको हम खत्म कर चुके। 5 चैप्टर थे, पांचों के पांचों चैप्टर हमने वन शॉट वीडियोस यानी मैराथन क्लासेस में खत्म कर लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने यहाँ तक का सब कुछ देख लिया है और किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं है। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पर मुझे बता सकते हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के अंदर ही स्टार्ट होने जा रहा है आपकी राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटी। क्या शुरू होने की जा रही है? पॉलिटी, यानी कि राजनीति क्या होती है, राजनीति के बारे में कुछ टर्म्स है जिसको हमको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट क्वेरी हो तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके मुझे बता दीजिएगा। अब करते हैं स्टार्ट क्लास को। वैसे डाउट क्वेरी में बचने देता नहीं हूँ, बहुत आराम आराम से और सिंपली वे में पढ़ाता हूँ। और आपकी जो पीडीएफ है आपकी जो यहाँ पर मैं जो रिटर्न करता हूँ वो सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ शेयर करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, जिससे मैं कर ही नहीं पाता हूँ। उस जगह पर मैंने आपको बोला था व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ आपको अपडेट दे देता हूँ कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कहाँ पर आपको क्या चीज मिलेंगी। डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के लिए आपको डियर स्टूडेंट्स वहां पर जाना ही पड़ेगा टेलीग्राम पर, और कोई तरीका मिल ही नहीं पा रहा था डाउनलोड करने का। कुछ दिनों बाद वेबसाइट आ जाएगी, फिर वहां से आप आसानी से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। कुछ दिनों बाद वेबसाइट आपको मिल जाएगी तो आप वहां पर उसको कर पाओगे, ठीक है। अभी से फिलहाल आपको 10वीं आप आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, राजनीति विज्ञान यानी चैप्टर 1 है राजनीति विज्ञान। वैसे तो अगर अपनी किताब के अकॉर्डिंग चले तो चैप्टर नंबर 6 आना चाहिए, लेकिन पॉलिटी के अंदर चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक है आपका सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता की साझेदारी क्या होती है कि जो शासन है उसका साझेदारी किस तरीके से होती है, कौन शासन कर रहा है उसका साझेदारी किस तरीके से और क्या है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है उसमें आता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता क्या है सर? सत्ता मतलब जिसकी सरकार चल रही है और उसमें साझेदारी किन किन लोगों की है, कौन इसमें भाग ले रहे हैं, कौन कौन शासन को चला रहे हैं, उसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस में पार्टनर्स लोग हैं, कोई बिजनेस है जिसमें 10 पार्टनर है तो हम कहेंगे बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस के साझेदार। बिजनेस की साझेदारी है कि बिजनेस साझेदारी से चल रहा है, सभी लोगों के 2 4 6 10 लोग जो है जिनके साझेदारी से ये काम हो रहा है। ऐसे ही सत्ता की साझेदारी मतलब ये जो पूरी सरकार है किस किस के शासन में, इसके शासन में कितने कितने लोग की साझेदारी है, किन किन लोगों की सहायता से ये सरकार चल रही है, वही सब चीज हम जो कुल मिला के पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटी में सरकार को समझने वाले हैं, सरकार में क्या क्या होता है, कौन का काम क्या होता है, कौन कितना काम करेगा, कौन कितना काम नहीं करेगा, सेंटर पे क्या सरकार होती है और स्टेट पे क्या सरकार होती है, उसकी पावर्स क्या होती है, उसकी पावर्स क्या नहीं होती है, सरकार लोकतंत्र सरकार क्या होती है, राजतंत्र क्या होता है, ये सभी चीजें हम समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर, तो सत्ता की साझेदारी जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिक को इस बात का अधिकार होता है कि शासन में के तरीकों के बारे में उसकी सलाह ली जाए। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी का जो जड़ है, जो नींव है, वो आती है लोकतंत्र से। वो किससे आती है? लोकतंत्र से। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। जैसे हमारे भारत के अंदर क्या है? लोकतंत्र है। हमारे भारत के अंदर क्या है? लोकतंत्र है। सरकार का चुनाव भी जनता करेगी, ठीक है। सरकार का चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार नहीं रहेगी। जनता का जो रोल है वो सबसे बड़ा है इस जगह पर। जनता चाहे तो सरकार को बदल दे, जनता चाहे तो विद्रोह कर दे, सरकार बदल जाएगी। तो कुल मिला के लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की आवाज जो है सर्वोपरि है। जनता जो डिमांड करेगी, जनता जिस सरकार को चाहेगी उसको वोट देगी, वही आपको बनेगा। ये नहीं है कि एक बार सरकार बन गई तो फिर उसी में से सरकार, उसी का बेटा उसी का पार्टी का बनता ही रहेगा। नहीं, हर 5 साल बाद चुनाव होंगे और चुनाव में जनता जिसको वोट देगी उसको ही करेगी। यानी कि लोकतंत्र है कुल मिला के बात ये, सबको अपना कहने का, अपनी बात रखने का, अपनी बात सलाह देने का, अपना मत देने का अधिकार है। लोकतंत्र में ये बात होती है।
तो लोकतंत्र के बिना सत्ता की साझेदारी नहीं हो सकती। तो जिसका जो मूल मंत्र है वो क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र होगा तो सत्ता की साझेदारी होगी। अब सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सरकार के अंदर जो शासन व्यवस्था है उस सरकार के अंदर सभी समुदाय के लोग उपस्थित होंगे। सभी समुदाय के लोग उपस्थित होंगे जिससे सभी समुदाय की बातों को सुना जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही समुदाय के लोग हों तो उसी पर टॉपिक पर बात होगी, बाकी के समुदाय पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। तो इस सत्ता को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं इंडियन की सिस्टम की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि पूरे अपने जो सिस्टम है, पूरा जो अपना सिस्टम है, जो अपनी सरकार है, इसमें जो लोकतंत्र है, जो कि अपनी जो अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा है, लोकसभा है, उसके अंदर जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें। अब मैं बात करूं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की। किसकी? बीजेपी की। तो बीजेपी में ये नहीं है कि सत्ता की साझेदारी क्या की किसी शासन व्यवस्था के अंदर उसमें हर एक प्रकार के समुदाय के लोग होंगे। और जैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूं समुदाय मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कास्ट शेड्यूल के हिसाब से। कुछ लोग जर्नल के होने चाहिए, कुछ लोग ओबीसी, कुछ लोग एससी, कुछ लोग एससी और कुछ लोग एसटी, ये सब होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के लोगों की सभी सरकार बन रही है तो नीचे वालों का फिर के भले के बारे में कोई और वो जो ऊपर वाली पावर है नीचे वालों के बारे में तो सोचेगी नहीं। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है हर शासन व्यवस्था में सामाजिक समूह के जो लोग होते हैं, जो समुदाय के जो लोग होते हैं, हर एक व्यक्ति उपस्थित होता है। हर एक किसी न किसी सीट पर हर एक व्यक्ति का होना जरूरी है। यानी सब लोगों की साझेदारी होगी जब ही सत्ता संभव हो पाएगी। सिस्टम सीधा ये है। जो बात करने का इसका जो मोटिव है वो यही है कि हर समुदाय के लोगों की उपस्थिति चाहिए होती है सरकार को बनने के लिए, अन्यथा ये सब काम नहीं होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल सा लॉजिक है यार। सत्ता की साझेदारी मतलब उसको बांटना। सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? युक्तिपरक तर्क यानी हानि या लाभ के परिमाणों पर आधारित है। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अच्छा है। मतलब विभिन्न सामाजिक समूह, अगर जैसे जर्नल की अगर सरकार बन जाती है तो जो बची हुई जो कास्टें हैं उनका जो है ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, उनके बीच में टकराव देखने को मिलेगा कि भाई सरकार तो उन्हीं लोगों की है, हम लोगों के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, हम लोगों के लिए कोई नियम नहीं बना रहा, कोई कानून नहीं बना रहा, हम लोगों का शोषण हो रहा है। तो इस तरीके से इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरीके का कोई मुद्दा ना उठे। राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व बनाने के लिए ये सब बैलेंस रहे, सब कुछ ऐसा ना हो कि सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और जो नीचे की कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो सब तरीके की सबके अगर लोग उस जगह पर होंगे तो कोई भी किसी भी सरकार, कोई भी किसी भी समुदाय का शोषण नहीं कर पाएगा। इस तरीके से यानी बैलेंस में रहेगी गवर्नमेंट। किसमें रहेगी? बैलेंस में। नैतिक तर्क या नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मैंने कहा था कि लोकतंत्र बिना सत्ता की साझेदारी पॉसिबल नहीं है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तो लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए और प्रशासन की शासन किस प्रकार करना है उस तरीके के बारे में बात की जाए। यानी कि कोई भी फैसला अपना आप ना किया जाए, कोई भी फैसला अपना आप, ठीक है। तो लोगों को अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए प्रशासन के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी काम स्वयं किया जाए, लोगों की सलाह बिना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शासन है, एक शासन व्यवस्था है जिसके अंदर लोग हैं, सभी लोग, तो पर वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना फैसला खुद ही ले पा रहे हैं, खुद ही ले रहे हैं, वो लोगों से पूछ ही नहीं रहे। फिर इसका फायदा क्या होगा कि लोगों को शासन व्यवस्था में रखने का। तो उनकी सलाह ली जाती है। उनका काम ही यही होता है कि सत्ता की साझेदारी का कि सलाह से काम होना चाहिए। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, कुल मिला के समाज में सब कुछ बैलेंस रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है।
इससे विभिन्न सामाजिक समूह में टकराव को कम करने में मदद मिलती है, यानी आपस में लोग नहीं टकराते। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही समुदाय के लोग होंगे तो बचे हुए समुदाय के लोग इस बात पे प्रश्न उठाएंगे कि भाई हमारे समुदाय के एक भी लोग नहीं है और वो तो अपने ही विषय में बात करते हैं, अपने ही तरक्की के बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में तो कोई विचार नहीं, कोई तरक्की का कोई समाधान नहीं, कोई विकास नहीं हमारे लिए। तो इसलिए टकराव कम होंगे अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो। और यही है अपने इस सिस्टम के अंदर। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह कर देता है बल्कि स्वयं को भी तबाह कर देता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं, एक है साझेदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। एक तो है साझेदारी द्वारा कारण और एक है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है कि लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना। अब इसके दो कारण है कि सत्ता की साझेदारी हमको क्यों रखनी चाहिए। एक तो यह है कि समझदारी वाला कारण कि समझदारी रखो कि इसमें समझदारी होगी हमारे पास में कि लोग हमको विचार देंगे और सब कुछ काम हम सफल तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा है कि लोकतंत्र अगर राज्य है, लोकतंत्र शासन है, तो लोकतंत्र की आत्मा ये कहती है, लोकतंत्र ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, यानी आप बिना सत्ता की साझेदारी की सरकार नहीं चला सकते। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेल्जियम की कहानी, बेल्जियम में क्या चल रहा है, बेल्जियम में क्या था, श्रीलंका की कहानी, ये सब इसको हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी के रूप में। ठीक है, अब देखो करना क्या है। बेल्जियम कहां पर है, देखो बेल्जियम कहां, नीदरलैंड, जर्मनी और ये बेल्जियम आपका ये रहा, बेल्जियम कहां ये रहा, यानी इन दोनों के बीच में, यानी आप ये समझ सकते हो स्विट्जरलैंड नीचे है, फ्रांस इधर, तो फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी के बीच में है आपका बेल्जियम। कहां पर है बेल्जियम, आप इसको देख सकते हो, ये नॉर्थ सी है, ये क्या है नॉर्थ सी, उत्तरी साउथ। अब देखो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ये क्या है इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की सीमा रेखाएं फ्रांस है, नीदरलैंड है, जो मैंने आपको बताया कि फ्रांस में जाकर के इसकी सीमा रेखा, यानी कि फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद नीदरलैंड, फिर जर्मनी और लक्समबर्ग कहां पर है आपका, इस जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा लक्समबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है, हरियाणा की सरकार से, हरियाणा राज्य से भी कम है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, बेल्जियम की कुल आबादी की 59% आबादी फ्लेमिश में रहती है और डच भाषा बोलती है, यानी कि 59% जो आबादी है वो कहाँ रहती है, फ्लेमिश में रहती है। और कौन सी भाषा बोलती है, डच भाषा बोलती है। और लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है, फ्रेंच भाषा। जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है और जबकि 20% डच भाषी है, यानी कि दोनों तरीके के लोग हैं। यानी कि जो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, इसके अंदर 80% लोग तो फ्रांस बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ज्यादा समृद्ध है और ताकतवर भी हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को, यानी डच लोगों को क्या हुआ, बहुत बाद में जाकर के आपके ये जो शिक्षा है और आर्थिक विकास में मिली। लोगों को इस स्थिति में नाराजगी थी, इसके चलते 1950 से 1960 तक के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब यानी कि ये कहानी कहाँ की है, बेल्जियम में दो तरीके के लोग थे, एक तो जो डच भाषा बोलते हैं और एक वो जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच के लोग काफी कम थे, ऐसा नहीं है कि ज्यादा थे। फ्रेंच के लोग अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो समृद्ध थे और ताकतवर थे।
और डच जो कि शिक्षा में और इन सब चीजों में पीछे रहे तो उनकी तरक्की पीछे हुई है। तो 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले भाषाओं के बीच में तनाव बढ़ने लगा। तो डच भाषी लोग देश में बहुत बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पतम में थे। यानी कि डच भाषा के जो लोग थे वैसे तो बहुत थे, लेकिन ब्रुसेल्स में अल्पतम थे, जो राजधानी थी अपनी ब्रुसेल्स में अल्पतम थे। अब कहानी ये है, ये जो कहानी है, ये जो हमने कहानी पढ़ी है, क्या पढ़ी कि इस जगह पर सत्ता की साझेदारी होना जरूरी थी, साझेदारी होना जरूरी थी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लोग अन्य भाषा के हैं, कुछ लोग अन्य भाषा के, उनके बीच में टकराव हो रहा है। अगर इस टकराव को मेंटेन रखना है तो गवर्नमेंट में, शासन में दोनों प्रकार के लोग होने चाहिए, दोनों प्रकार के तरीके के तरक्कियों के बारे में बात करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, दोनों तरीके का विकास करना चाहिए, जिससे कि इनमें टकराव कम रहे और आपस में अच्छी तरीके से रहें। अब इसी के बाद वक्त आती है श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पर है, अपने भारत जो देश है इसके कोने पे एंड में जाके यहाँ पर है श्रीलंका। इसी तरीके से तो है, ठीक है, इसी तरीके से तो है। अपना जो भारत देश है उसके जस्ट नीचे है, देखो ये वाला। इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वीप समूह बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं, जिसके मतलब वो बीचों बीच में होता है एरिया, जहाँ रहने का स्थान है बीचों बीच में, और उसके चारों तरफ पानी पानी होता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है। वही क्या है, ये द्वीप समूह है। ये क्या है, द्वीप देश, इसको द्वीप देश बोल सकते हो, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ है। एक श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय और समूह के लोग रहते हैं। यानी लोग कितने हैं, 2 करोड़ लोग हैं, और 2 करोड़ लोगों में कई तरीके के 2 करोड़ लोगों में कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, कई समूहों के लोग हैं। इस सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का 74%, सिंहलियों का है। सबसे ज्यादा जो सामाजिक समूह है उसका है सिंहलियों का, जो कि 74% है, तथा तमिलों का 18% है। तमिलों का कितना है, 18% है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, तमिलों में भी 2 समूह थे। तमिल वाले जो थे उनमें भी 2 समूह थे, श्रीलंकन तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। श्रीलंकाई तमिल के तमिल 13% थे, जो और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासक काल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध है, जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 60% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी वाद विवाद और समुदाय लोग हैं। कई लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, कुछ लोग तमिल के हैं, श्रीलंकन तमिल है, हिंदुस्तानी तमिल है, और कुछ लोग जो है वो दोनों है, तमिल भी हैं और दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसमें भी साझेदारी की आवश्यकता है, क्योंकि जब साझेदारी होगी तो ना तो किसी में टकराव होगा और ना ही कोई बात होगी। सत्ता में अगर इसकी शासन काल में साझेदारी होगी तो सभी लोग सभी तरीके से विचार होंगे और सभी लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका का एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी हमसे 1 साल बाद में आजाद हुआ। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे, अतः लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्व करने के लिए बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कदम उठाए। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है और इसके वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। कुल मिला के कि जो लोग ज्यादा मात्रा में हैं वो जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे, जो कम लोगों को कुचल सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी मात्रा ज्यादा है, लोग ज्यादा है, जिनके मतलब ये कहते हैं ना, सामने वाले में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा उसकी पावर होगी। तो अब जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी मात्रा ज्यादा है लोगों की, वो फिर कैसा भी शासन चला सकते हैं, कैसे भी मनमौजी कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कौन है, क्योंकि उनके पास पावर है। वही सिस्टम है इस जगह पर, उनको इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु 1956 में एक कानून पारित किया गया। 1956 के कानून के तहत सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई।
अब देखो एक शासन चल रहा था बहुसंख्यकवाद का शासन, क्या चल रहा था, बहुसंख्यकवाद का। उन्होंने एक भाषा को जो है घोषित कर दिया राजभाषा की, यही बोली जाएगी और कोई सी भाषा नहीं बोली जाएगी। जिससे किसका नुकसान हुआ, जिससे किसकी अवहेलना हुई, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई, जो कि तमिल वाले रह रहे थे। तो ये क्या हुआ, राजभाषा की घोषित कर दिया और हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तमिल बोलते हैं। तो ये इन लोगों की क्या हुई, अवहेलना हुई। सहेलियों का विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। इन सहेलियों को क्या दिया गया, पहले प्राथमिकता दी गई, नौकरी इनको पहले लगेगी, विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन होगा। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी, और जो बाकी के लोग थे उनके बारे में सोच नहीं रही थी। तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र शासन नहीं था। इसमें लोकतंत्र शासन आएगा तभी सबको बराबर अधिकार मिलेगा, सभी सत्ता की साझेदारी होगी, सभी लोग उसमें होंगे, तो सभी लोगों के विचार होंगे, सभी लोगों के विचार होंगे, सभी लोगों की तरक्की होगी। यहाँ पे तो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, यानी जो शासन में है वो अपने ही बारे में सोच रहा है। निष्कर्ष ये निकला कि इन फैसलों और कानूनों से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा, और परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदाय के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। अब यही होगा और क्या होगा, यानी अगर लोकतंत्र इस तरीके से चलेगा, यानी लोकतंत्र है ही नहीं, शासन किस तरीके से चल रहे हैं, जो पावर में ज्यादा है, जो सिस्टम में ज्यादा लोग हैं उन्हीं का शासन है, वो अपने तरीके से अपने विचार कर रहे हैं, तो उसको और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अपने भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, सभी लोगों के समुदाय के लोग सत्ता के अंदर उपस्थित हैं, जिससे कि किसी भी समुदाय पर कोई भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है। अगर अपने भी इस सिस्टम में ऐसा होता कि लोकतंत्र में, अपने भी शासन में मान के चलो कि जर्नल के ही लोग होते हैं, जर्नल कास्ट के जो लोग आते हैं वही उन्हीं का पूरा शासन होता, तो जो नीचे वाली जो कास्ट है उनकी तो ऐसी की तैसी निश्चित थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते, अपने बारे में ही सोचते, अपने ही विकास के लिए बात करते और इनके बारे में कुछ बात नहीं करते। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर सत्ता की साझेदारी है, यानी कि सभी समुदाय के लोग सत्ता के अंदर उपस्थित होंगे, जिससे कि अगर कोई अपने हित के लिए विचार करे तो कम से कम दूसरा व्यक्ति उसके हित उस पर आवाज उठा सके। भाई ऐसा नहीं होगा, फिर इससे तो आपने अपने हित के बारे में बात है, हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं हुआ। कुछ ऐसा लाओ जिससे सभी लोगों पर विचार हो, सभी लोगों के लिए फायदा हो। तो श्रीलंकाई तमिलों का संघर्ष, इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, तमिलों को राजभाषा बनाने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग करने के लिए संघर्ष किया। अब वही सब चीजें होंगी, संघर्ष होंगे, आंदोलन होंगे, मार पिटाई होगी, और ये सब जो कुछ भी हो सकता था वो सब कब होगा। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्व श्रीलंका में अनेक राजनीतिक संगठन बने ताकि स्वतंत्रता एवं यानी सरकार बनाई जा सके, स्वतंत्रता सरकार बनाई जा सके कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। शीघ्र ही यह टकराव गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया, यानी कि अब श्रीलंका के अंदर ही युद्ध हो रहा है, लोगों के अंदर जो ज्यादा मात्रा में लोग हैं उनका, थोड़ी मात्रा में लोग हैं उनके बीच में युद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार अपने हिसाब से बनाई है। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा की आबादी से बहुत कम है, ये हम पढ़ चुके हैं। राजधानी अक्सर में पासी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध है, ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों आया ये। अच्छा, बेल्जियम की साझेदारी। अब देखो बेल्जियम की समझदारी क्या है कि ऐसे भाषीय विवादियों कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े पर कारण बन जाती है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। उन भाषी लोग देश में बहुत डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रसेल्स में अल्पतम थे। डच के लोग ज्यादा तो थे, लेकिन जो राजधानी थी ब्रसेल्स बेल्जियम की, उसमें कम थे, उस जगह पर कम थे। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों में होने वाले आपसी मतभेदों को दूर किया। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपनी संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी भी प्रकार का कोई बेगानापन ना हो, एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद देता है, और वो समझदारी क्या थी, यहीं से आई होगी, सत्य की साझेदारी।
बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। केंद्र सरकार ने डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या केंद्र सरकार की अनेक शक्ति देकर दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी। ब्रुसेल्स ने अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व कर दिया गया, यानी कि कुल मिला के सरकार के अंदर डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रखी, यानी जितने डच भाषी के हैं उतने ही फ्रेंच भाषी के। वही क्या हुआ साझेदारी हुई। क्या हुआ? साझेदारी। क्योंकि साझेदारी जब तक नहीं होगी जब तक बात नहीं बनेगी। अलग अलग कर दिया इनको। अनेक शक्ति देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। सामुदायिक सरकार मतलब अपने समुदाय के लोगों की अपनी सरकार। इसका चुनाव संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता था। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां हैं। इस सरकार में सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां थी। यानी कुल मिलाकर इन्होंने शिक्षा की साझेदारी की। डच वालों के लिए डच की अलग सरकार बनाई गई और भाषा के आधार पर इनको सरकार बनाया गया। भारत में सत्ता की साझेदारी क्या है? भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये तो सबको पता है कि लोकतंत्र है, रिपब्लिक इंडिया। ठीक है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि हम वोट डालते हैं जब हम अपने नेता को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं और लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है वो एक सरकार को चुनेंगे। इस तरह से एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या नियमों और कानूनों में संशोधन करती है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। अगर प्रजा नहीं है तो कुछ नहीं है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों का उचित सम्मान दिया जाता है। जनजातियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच होना चाहिए, यानी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो सभी लोगों की आवाज कैसे सुनी जाएगी और लोकतंत्र को कैसे बनाए रखा जाएगा। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है? सत्ता का उद्धार वितरण। सरकार के विभिन्न स्तरों में मध्य सत्ता का वितरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। सत्ता का वितरण देखो, अगर सरकार के माध्यम से देखा जाए तो हमारी सरकार तीन तरीकों से बटी हुई है। एक तो सेंट्रल लेवल पर, यानी कि जो केंद्रीय सरकार बोलते हैं उसको। फिर है राज्य के स्तर पर, यानी कि राज्य सरकार बोलते हैं इसको। राज्य में जैसे कि केंद्र में पीएम, राज्य में सीएम, और स्थानीय निकाय अगर जगह जगह जिलों की बात की जाए तो उसमें क्या होता है? डीएम। इस तरीके से बात करें तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और निकाय सरकार, ये अपने अपने जगह पर अपने अपने लोगों को अपने अपने तरीकों से काम करेंगे। सत्ता का क्षैतिज विवरण अगर देखे जाए तो सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण विधिकाय और कार्यपालिका, निकायपालिका। सत्ता का वितरण विधिकाय क्या है? तो दो ही चीज हमारे पास, एक तो है कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। एक तो है कार्यपालिका जो काम करती है और एक न्यायपालिका जो न्याय करती है। ठीक है, दो चीजें हमारे पास, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषियों और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई गई थी उसी तरीके से था। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबावों समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण किया गया था। तो कुल मिला के हमने क्या किया, भारत में क्या किया गया? भारत में सत्ता की साझेदारी को बढ़ावा दिया गया और सत्ता की साझेदारी की गई। अच्छा, विधायिका, ये क्या होनी चाहिए यहाँ पर? विधायिका क्या होनी चाहिए? इसको विधायिका होनी चाहिए। विधायिका क्या होता है? जो कानून का निर्माण करती है, जो विधायिका जो विधि बनाती है, नियम बनाती है। विधायिका यानी विधि बनाने वाली सरकार। तो जो क्या होती है? विधि बनाती है। और कौन कौन बनाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी विधायिका के अंदर हमारे अंदर क्या होती है? विधायिका जहां पर कानून बनते हैं,
तो कानून को कौन बनाता है, कौन लोगों से होना चाहिए, कौन कौन जो 3 लोग हैं जो कि हमारे कानून बनाने में मदद कर काम करते हैं। एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, एक क्या होती है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वो तो फिर लास्ट में सिग्नेचर करता है उसके ऊपर कि हाँ ये चलो इस नियम को बना दो। पहले लोकसभा में कोई नियम बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में बिल पास होने के बाद में राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके देगा। सिग्नेचर हो जाएंगे, कंप्लीट काम हो जाएगा, तो वो जो नियम वो जो बिल था वो कानून बन करके जनता के सामने आ जाएगा। कार्यपालिका जो काम करती है उस पर, कार्यपालिका जो काम करती है कानून का क्रिया बनाने यानी कानून के ऊपर काम करती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह लोग, जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह लोग हैं, यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद जो हमारी पूरा मंत्रिमंडल है जिसमें जितने भी हमारे मंत्री हैं सब तरह के, वो कानून बन के आएगा तो वो मंत्री लोग फिर उसके ऊपर अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर न्यायपालिका आती है। फिर क्या आती है आपकी न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है कि ये कानून किस लिए बनाया गया है, किस लिए काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला व सत्र न्यायालय कानून की व्याख्या कौन कौन करता है, यानी कानून के बारे में कौन कौन बताता है। तो हमारे इंडिया के अंदर 3 तरीके की पावर्स है कानून के अंदर। सबसे पहली पावर क्या होती है, जो सबसे लोअर में होती है, जिसको हम बात बोलते हैं लोअर कोर्ट बोल सकते हो। लोअर कोर्ट क्या होता है, इसको जिला न्यायालय बोलते हैं, जिला न्यायालय, जिसको क्या बोलते हैं जिले का न्यायालय। मतलब जिले के अंदर जो अपने जिले के अंदर क्या होते हैं कोर्ट होते हैं, उनको लोअर कोर्ट में यानी सत्र न्यायालय, अन्य जिला व सत्र न्यायालय बोल सकते हो। फिर इससे ऊपर जो आता है, इससे ऊपर की जो पावर है उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हाई कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं हाई कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर इससे ऊपर क्या आता है, इससे ऊपर आता है सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहां पर है दिल्ली में, जो कहां पर है दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट हर एक जिले के अंदर होते हैं, हाई कोर्ट हर एक राज्य के अंदर होते हैं। लगभग 28 हाई कोर्ट, ऐसे समझ सकते हो कि 28 राज्य 29 राज्य तो 29 हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा दिल्ली के अंदर है। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका में 3 सिस्टम होते हैं हमारे, 3 स्टेजेस होती हैं। और कार्यपालिका में जो काम करने वाले कौन, मंत्री, प्रधानमंत्री और जो नौकर लोग हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो कानून बनाने वाले अपने विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है अपनी राष्ट्रपति। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्रीय सरकार देश के लिए, केंद्रीय सरकार। अब इसका मतलब गवर्नमेंट का वितरण किस तरीके से है कि गवर्नमेंट का वितरण, ये तो हमने पढ़ लिया। जैसे विधायिका क्या होती है, विधायिका सर जो विधि बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाने का काम करती है, नियमों पर विचार करती है, तरक्की करने के लिए क्या होना चाहिए, लोग हेलमेट नहीं लगा रहे तो उसके लिए एक नया कानून लगा के लाओ, या लोग ये काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए कानून होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पर रेप के केस बहुत बढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से हमको वो बनानी चाहिए, अलग से एक कानून बना के अलग से एक यूनिटी बनानी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, हर जगह पर इस तरीके के लोगों को, इस तरीके के कामों को हैंडल कर सके। ठीक है, इस तरीके कुछ भी अगर एनीथिंग तो कानून बनाने का काम करती है वो विधायिका करती है, उसमें राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। उसके बाद क्या आता है कार्यपालिका जो कार्य करने के लिए होती है वो क्या कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही लोग, यानी कि जो गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारी न्यायपालिका जो न्याय करती है, जो हमारे साथ अत्याचार हो गया है, कोई भी गलत काम हो गया है, हम उसके लिए कानून का सहायता लेंगे। तो तीन स्टेज है। पहली स्टेज है अपने जिले के कोर्ट में जाके अपनी सुनवाई कीजिए, अगर वहां कोई रिजल्ट आपके लिए नहीं मिलता है तो फिर आप जाइए हाई कोर्ट, अपने राज्य के कोर्ट के पास जाइए। राज्य कोर्ट भी अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो फिर एक फाइनल जो सुप्रीम पावर बचती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर फिर पूरे इंडिया में कोई नहीं है। अच्छा, सरकार का वितरण किस तरीके से, तो सरकार का वितरण जो सेंटर में सरकार है वो किसके लिए होती है, देश के लिए, और जो राज्य में सरकार है वो किसके लिए होती है, राज्य के लिए,
और स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद होता है, वो अपने अपने इलाकों के लिए होती है। कि जैसे जिला परिषद हुआ तो अपने अपने जिला के लिए हुआ कि तुम कौन से जिले में रहते हो, उस जिले के लिए ये है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा केंद्र सरकार केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी। और जो कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी सर, ठीक है। फिर राज्य में कौन की सरकार है? अब राज्य है हमारे 29 राज्य, 28-29 राज्य है, ठीक है। तो उनमें अलग अलग सरकार है सबकी। तो सभी लोग अपना कमेंट बताइएगा कि कौन की किस स्टेट में किसकी सरकार है, ठीक है। जैसे कि अपने अपने स्टेट की बताइएगा। और स्थानीय भी ग्राम पंचायत होती है, हर जगह पर हर एक लेवल पर अलग अलग होती है। सत्ता की ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर। ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों में सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता का बंटवारा अलग अलग लेवल पे हो चुका है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है। निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है। क्षैतिज वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। तो ये थी सर डियर स्टूडेंट्स आपकी सत्ता की साझेदारी। सत्ता को बांटना क्यों जरूरी था? क्योंकि लोकतंत्र की ये क्या है? आत्मा है। सत्ता क्या है? सत्ता को बांटना, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर लोकतंत्र की उस आत्मा को बनाए रखना है तो सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी होना जरूरी ही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिस्टम बौखला जाएगा, ये समझ लो, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अगर अपने इंडिया के अंदर सत्ता की साझेदारी नहीं होना तो 140 करोड़ की आबादी है, ऐसी की तैसी हो जाएगी, ये समझ लो। समझ लो ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो। इसी के साथ इस क्लास का एंड होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। समझ रहे, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से रट लो। और समाज विज्ञान के ऊपर मैंने टॉपिक्स ऐसे डिस्कस किए हुए हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो फिर चैनल पर जाके देख लीजिएगा। टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने ऐसे डिस्कस किए, टॉपिक्स को ऐसे को डिस्कस किया हुआ है कि उससे बाहर पेपर में 101% कोई भी पेपर में बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। उससे बाहर 101% एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को जाकर देख लो, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। और वही आपका पुराना सा डायलॉग है, जैसा बेटा सा मेरा, कि आज की सेवा आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना रिव्यू देकर क्यों जाया करो।